हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, इससे पहले मैं 13 प्रैक्टिस सेट जो आपका 40 नंबर का कॉमन जो होगा पेपर, उसका करवा चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखें तो आप देखिए, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन किसी भी समय आ सकता है और थोड़ा कंपटीशन इस बार ज़्यादा रहेगा। तो आप जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, समझिए कि थोड़ा बेहतर स्थिति में ज़रूर होंगे वो। और दूसरा बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग का जो SCERT NCERT का सिलेबस है, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट या रिलेटिव सब्जेक्ट आप लिए हैं, चाहे सोशल साइंस हो या साइंस हो, उसका ऑलरेडी NCERT का मैं करवा रहा हूँ MCQ। अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। 10th क्लास का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ 10th क्लास का जो है आपका पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। ज्योग्राफी लगभग 9th का कंप्लीट होने के कगार पे है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी आपका जो है क्लास 10th का 50% कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ 6th क्लास का ज्योग्राफी का NCERT का स्टार्ट किया हूँ, और फिजिक्स का और बायोलॉजी भी स्टार्ट है। तो अगर नहीं देखें तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पता है कि एक न एक दिन में वैकेंसी कभी भी पटक सकता है, और उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि एक महीना में आप इतना लंबा चौड़ा सिलेबस का तैयारी कर सकें। जो पहले से तैयारी करेंगे उनको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा एक्स्ट्रा। तो चलिए साथी, आप जो है तैयारी करना किसी भी हालत में स्टार्ट कर दीजिए। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपका है टेस्ट सीरीज नंबर 14 है। 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होगा 6 से लेकर 12 सारे साथी का, उसका अगर नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 14 का। जीके का पहला क्वेश्चन है। मैं पहले जीके पार्ट करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपका जो है मैथ्स का क्वेश्चन लास्ट में करवा देता हूँ। तो जीके का पहला क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का ओवरऑल 8वां क्वेश्चन है। कह रहा कि बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र जो है किसे देता है। बिहार में अपना जो है मुखिया त्याग पत्र किसको देता है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, जिला पंचायती राज अधिकारी को जो है मुखिया अपना त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिहार जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है किस जिले का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिहार के कितने जिलों की सीमा जो है नेपाल से जुड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 जिला। कौन कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, सबसे उत्तरी भाग में। उसके बाद आपका पूर्वी चंपारण हो गया, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 23 फरवरी 2023 को किसे जो है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जनवरी को तार के पत्तों वाला पहला जो है पांडुलिपि संग्रहालय किस शहर में खोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। आगे करा कि 32वें श्याम जो है व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया, उसके उपन्यास पागल खाना के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त जो है डैश उत्तक का एक प्रकार है। तो किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा आपका संयोजी उत्तक, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है। रक्त जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि ब्लू विट्रियोल क्या है। इसको बोलते हैं नीला तोता, ठीक है, नीला तोता इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, CuSO4.5H2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें ध्यान क्या रखना है? तो आपको ध्यान रखना है कि 5 जो है जल के अणु होते हैं, ठीक है, और क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये जो आपको दिया गया ये क्या है? तो ये आपका ग्रीन विट्रियोल है। क्या? ग्रीन विट्रियोल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ZnSO4 7H2 क्या है? ये आपका वाइट विट्रियोल है, मतलब उजला वाला विट्रियोल है, उजला थोता। ये हो गया आपका हरा थोता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का जो है आर दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वात ऊर्ध्व तल पर जो है ऊपर चलता है। स्वाभाविक है, देखिए
आप कोई भी 50 किलो का सामान बोरा ले लीजिए, सीधे 36 दिशा में जाइए, मतलब धरती पे जाइए, रोड पे जाइए। एक होता है कि आप जो है मान के चलिए कि रेलवे स्टेशन पर सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो दोनों में अंतर है। स्वाभाविक है, जो आप सीढ़ी पर चढ़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए। देखिए, पारदर्शी माध्यम में पहले आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। ऐसा माध्यम जिससे जो आप आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए। अदृश्य मतलब नहीं देखा जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैजा। हैजा जो है क्या है, तो आपको बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, जीवाणु से होने वाला बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और जो है धातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किससे जो है उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब क्या होता है, सेमी कंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में यूज होता है। आप नाम भी सुनते होइएगा। ठीक है ये सब का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का जो है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना है। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, पहले सेट में जो आप लगातार कर रहे होंगे उनको पता होगा साथियों को। देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले आपको समस्थानिक के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, साइंस क्या है कि साइंस पढ़ने से पहले आपको पीछे का कहानी पता होना चाहिए। तो समस्थानिक क्या होता है, तो जिसका परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, जैसे प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम इस तरीके से होता है 1H1। ड्यूटेरियम क्या होता है, तो 1 2, और ट्रिटियम क्या होता है, तो 1 और 3। देखिए, नीचे क्या होता है, तो परमाणु संख्या, नीचे परमाणु संख्या को लिखते, ऊपर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, ये हो गया। तो पूछ रहा है कि किसमें जो है ट्रिटियम का पूछ रहा है। कह रहा है कि समस्थानिक ट्रिटियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 1 है, और द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 3 है। हो गया। तो आपको फिर इसमें ध्यान रखना है कि परमाणु पहले पूछा गया तो 1 आएगा पहले, फिर द्रव्यमान 3 आ जाएगा। ठीक है ना, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, नहीं तो यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं आदमी। ठीक है, 1 3 3 1 देख लीजिए, दोनों गया। परमाणु क्रमांक पहले पूछा गया तो 1 हो जाएगा, फिर द्रव्यमान क्रमशः देख रहे हैं तो 3 हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हो गया आपको, यूसीसी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका आजकल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज बना हुआ है देश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए साथी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा जो है भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नल्ला मल्ला। ठीक है, नीलगिरी आपको पता है एकदम जैव मंडल रिजर्व है। देखिए, भारत में टोटल जो है 18 जो है जैव संरक्षण क्षेत्र है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपका कुछ नाम बता देता हूँ, नीलगिरी हुआ, नंदा देवी हुआ, नोकरे का आपका मेघालय का हुआ, मानस असम का, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी जो आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, सिमलीपाल हो गया उड़ीसा में। ठीक है, डिब्रू सैखोवा जो हो गया आपका आसाम में हो गया। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बोल रहा हूँ जो आरक्षित है। उसके बाद देबांग जो आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया, कंचनजंगा कहाँ हो गया, सिक्किम में हो गया, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अगस्त्य मलाई कहाँ है, तमिलनाडु में, अचन कमार जो है अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कच्छ का रण गुजरात में, कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में, शेष चलम जो है आपका आंध्र प्रदेश में, तथा पन्ना जो है मध्य प्रदेश में। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको अच्छे से दिमाग में, इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि आपको जो है एक बार दिमाग से गुजरा रहेगा तो ऑप्शन आप छांट पाइएगा। चलिए, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर बारो को। और संथाल विद्रोह आपको पता है होना चाहिए 1855-56 में स्टार्ट हुआ था। भागलपुर जो आपका बिहार का जो जगह है उसके राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, सिद्धू और कान्हू जो 2 भाइयों थे जो इसका लीड कर रहे थे।
आगे कह रहा है कि वामपंथी विचारों पर आधारित जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1939 में। देखिए 1939 का चुनाव जो है कांग्रेस अधिवेशन का जीते थे सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीताराम मैया को हराकर, लेकिन वो 1939 में जो है त्यागपत्र दे दिए और अपना जो है पार्टी खुद का बना लिए थे फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1938 का भी चुनाव वही जीते थे, हरिपुरा और त्रिपुरी लगातार दो जो है चुनाव कांग्रेस के अधिवेशन का जीते थे, लेकिन 1939 में वो त्यागपत्र दे के और फॉरवर्ड ब्लॉक अपना खुद का पार्टी बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीवर हो जाएगा। और इसका आंसर जो है आपका नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता तो मधेपुरा भी हो जाएगा। ठीक है साथी, दो ऑप्शन होगा इसका, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें जो है आपका मधेपुरा दे दिया गया, मधेपुरा भी जो है आपका क्या होता है, नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। क्या आंसर क्या होना, दो आंसर होगा। ठीक है, बी और डी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अवध रियासत का संस्थापक कौन था, ये बहुत पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सआदत खान। ठीक है, इसके जो है क्या थे, तो संस्थापक थे। इनको जो है एक और पूछा जाता है किस उपाधि से जो है नवाजा गया था, तो वो हो जाएगा बुरहान उल मुल्क। ठीक है, बुरहान नाम ये है आपका। ठीक है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि से जो है नवाजा गया था। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं। देखिए शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाएं थी। ठीक है, क्या थी, 14 भाषाएं थी। अभी कितना हो गया, तो 22 हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 बार संशोधन हुआ, एक बार 21वां संशोधन हुआ जिसमें सिंधी जुड़ा, 71वां जो हुआ उसमें जो है आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ा, और उसके बाद जो आपका 92वां संशोधन हुआ उसमें संथाली, बोडो, डोंगरी और आपका मैथिली जुड़ा है। 2003 में आपका मैथिली जुड़ा, सबसे लास्ट भाषा जो जुड़ा संविधान में। आगे करा कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्रिमंडल वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश की स्थापना की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो है भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन जो है ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही है, तो बताइए इसका कौन सा सही है। तो गीत गोविंद जो है जयदेव का रचना है, ये सही है आपका। बाकी मैं बता देता हूँ कौन कौन गलत है। देखिए राज तरंगिणी जो है बिल्हन नहीं कल्हन की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है आपका, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंदवरदाई का है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका है, तो चंदवरदाई का है। उसके बाद कह रहा है कि विक्रमांक देवचरित्र, ये जो है आपका बिल्हन का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, इसमें उल्टा कर दिया गया, ये कल्हन इसका होगा, बिल्हन उसका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका होगा, तो ये चंदवरदाई का है। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह। छीन के ईरान भाग गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव को समर्पित है, और ये आपका मुंबई में है। ठीक है, आगे कह रहा कि मैटरहॉर्न पर्वत जो है किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, किस राजा के द्वारा, तो प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में, तो इसमें जो है आपका जो है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु का संरक्षण प्राप्त था। दूसरा में आपका जो है कालाशोक हो जाता है, और तीसरा को जो है अशोक, और चौथा में कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ईस्ट वाले सीमा को, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्रा नदी।
ठीक है। देखिए भारत में अगर कहिएगा सबसे लंबी नदी गंगा है, ठीक है, बहाव की दृष्टि में जो भारत में बहती है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से लंबी नदी है, लेकिन भारत में जो बहाव है उस हिसाब से गंगा जो है लंबी नदी है। चलिए आगे करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री क्या होगी, परिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74(1). नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया गैस जो है मतलब एक तरह से कहिए कि परवल क्षार जो कहती है उसको क्या कहते हैं, कमजोर होती है क्षार है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ओजोन के परत के क्षय का मुख्य कारण है, और ये जो है आपका एसी वगैरह के से निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं साथी इसी सेट के मैथ्स वाले पार्ट में। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक बहुत कम रहता है लोग आप लोग का साथी, तो लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमारा उत्साह बढ़ाता है, हम इसी तरह का वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि यदि ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, कह रहा है कि दो को कोण है ए और बी मिला के 45 डिग्री है, तो इसका वैल्यू बताना है 2 गुने 1 + 10 ए 1 + 10 बी। देखिए हम इसको आपको जो है हिट एंड ट्रायल से बनाते हैं, शॉर्ट कट ट्रिक से। ठीक है, देखिए बी को मान लीजिए 0 डिग्री, बी को 0 डिग्री मान लीजिए, और ये को क्या मान लीजिए 45 डिग्री। अब कहिएगा सर बी को 0 डिग्री और ए को 45 डिग्री कहाँ मान रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमको पता है इसलिए। ठीक है ना, बाकी आप 30 डिग्री या 15 डिग्री मान सकते हैं, लेकिन आपको पता है 30 डिग्री का वैल्यू पता है आपके पास, 15 डिग्री का है नहीं, तो 15 डिग्री में आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो करिए वही जो आपसे हो सके। ठीक है, तो बी को क्या मान लेना 0 मान लीजिए, चाहे ए को भी मानना तो ए को भी 0 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बी को 0 और ए को 45 हम मान लिए, आपको मन होगा तो आप ए को 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब इसको पुट कीजिए, इसमें वैल्यू को पुट करना है। ये 2 को 2 रखिए, 1 + 10, ये कितना हो गया 45 डिग्री, 10 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ब्रैकेट घेरिए, फिर आ गया दूसरा ब्रैकेट 1 + 10 बी, 10 0 डिग्री। ठीक है, अब आइए देखिए 2 को 2 लिख दीजिए, 1 + 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री कितना होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो ये 1 होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो बाहर निकलेगा तो ये 2 आ गया। अब गुने, अब देखिए 10 0 डिग्री आपको पता है कितना होता है, तो 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, तो 1 + 0 कितना हो गया 1 हो गया, गुने 1 आ गया, तो 2 गुने 2 गुने 1 कितना हो गया 4 हो गया। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। हालांकि इसको नियम से मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ज़्यादातर केस में जो है एंगल वगैरह दिया हो ना तो पुट करके जो है चेक करने की कोशिश कीजिएगा। आगे कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी जो है एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल बताइए कितनी। देखिए कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है खंभा को कितना 12 सेकंड में पार करता है, और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है, तो कहता है रेलगाड़ी की चाल बताइए। देखिए हमको जो है खंभा का कितना है 170 मीटर लंबे एक पुल को जो है कितना देर में पार करता है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बता दूँ। देखिए आपको क्या करना है, 170 मीटर लंबे एक पुल का जो है जो भी पुल का लंबाई है उसको ऊपर लिखिए, और बाकी जो है पुल को पार करने में समय माइनस क्या हो गया खंभा को पार करने में समय लगेगा, वो जो चाल निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ट्रिक है एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 170 बटे हो जाएगा आपका 24, 170 बटे आपका क्या हो जाएगा 24। यहाँ से क्या आ जाएगा आपको बताइए, तो ये देखिए मीटर सेकंड में आएगा, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा तो 18/5 से कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्योंकि आपको पता है किलोमीटर पर घंटा में रहता है, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। तो काट कुटा कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्या करना है 170/36 - 12। ठीक है, गुने क्या करना है आपको 18/5 करना है। क्या है क्या है कि मीटर पर सेकंड को किलो आवर में चेंज करना है। चलिए आगे कह रहा है कि ए बी और सी
अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि बी और सी ने एक कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसको छोड़ दिया, दोनों मिल गए। कह रहा है कि ये जो है अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, और ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। अब तो ये आपको हलवा हो जाना चाहिए। ए बी सी सिंपल सा नियम है। देखिए इसका जो काम करने का, कंप्लीट काम करने का जो डेट आप लिख लीजिए यहाँ पे 24, 15 और 12। इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। देखिए ए बी और सी का वर्णन है, तो इसका काम करने का डेट का भी क्रमशः में देखिए पहले ए का आएगा, फिर बी का आएगा, फिर सी का। इस चीज़ को आप हमेशा समझ के रखिएगा, ठीक है। आंसर पूछने के क्रम में भी जिसका आंसर पूछा जाता है उसी को क्रमशः में देखिएगा, उसका आंसर पहले ऑप्शन में देखिए। तो देखिए ये जो है 24 दिन में काम करता है, बी जो है 15 दिन में, और सी जो है आपका 12 दिन में करता है। तो मैं कैसे बताऊँ कुल कार्य कैसे निकालेंगे? तो कुल कार्य जो निकालने का तरीका है, तीनों का जो है क्या कीजिएगा, लघुत्तम समवर्तक ले लीजिए। लघुत्तम समवर्तक लीजिएगा तो 120 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कुल कार्य हो गया। क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। अब कह रहा है कि देखिए 24 दिन में जो है ये 120 कार्य करता है, इसका मतलब एक दिन में उसका क्षमता कितना है? 5। बी का क्षमता कितना है? तो 8, 15 × 120, ठीक है ना। और सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? तो ये बताइए, अब क्वेश्चन देखिए, आपको क्षमता पता चल गया 5, 8 और 10, कुल कार्य कितना? 120। चलिए अब थोड़ा हम आपको बताते हैं। देखिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइड में। ए का क्षमता, देखिए क्षमता का बात हम लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता कितना हो गया? 8, सी का क्षमता कितना हो गया? आपका जो है 10, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है? देखिए कुल कार्य कितना है? कुल कार्य कितना है करना है? तो 120, ठीक है ना। बस मैटर यहीं पर आधा क्लोज है। कह रहा है कि बी और सी ने कार्य करना प्रारंभ किया। चलिए कार्य करना शुरू किया, तो बी और सी का मिला के क्षमता कितना है? तो 18 है। कह रहा है कि 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में उसका कुल कार्य कितना होगा? तो 3 दिन का कुल कार्य हो जाएगा बी और सी मिला के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कैसे हुआ? तब बी और सी कितना हो गया? 18, 18 × 54 हो गया। चलिए अब जो 3 दिन के बाद दोनों काम करना छोड़ दिया, इसका मतलब कितना हो गया? 120 में से 54 घटा दीजिए। 120 में से 54 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 66, ठीक है ना। 66 भाग जो बचा है, बी और सी दोनों काम करना छोड़ देगा। इसका मतलब कि इसको खाली अकेले ए को काम करना है, तो इसको 5 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ए के काम करने की क्षमता कितना है? तो 5 है। तो अब आंसर क्या निकल के आ जाएगा? तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 13.1/5। चलिए ऐसा क्वेश्चन कितनी बार करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बेलन पता होना चाहिए। बेलन क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है। ये इससे होता है बेलन। ये हो गया। ये कह रहा है आधार की त्रिज्या, ये हो गया आपका आधार का त्रिज्या, ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि आधार की त्रिज्या का अनुपात कितना? 3:4। जैसे ये 2 बेलन आपका समझा दे रहा हूँ, वैसे तो मैं एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल देता हूँ। ये हो गया आपका आधार की त्रिज्या। ये मान के चलिए बेलन 1 है, ये बेलन 2 है। तो कह रहा है कि इसका त्रिज्या जो है 3:4, मतलब मान के चलिए ना, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। 3:4 में होगा। आगे कह रहा है कि ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई तो आपको पता है, ये जो होता है इसको ऐसे से जोड़ते हैं तो ये आपका क्या? बेलन की ऊंचाई हो गया। तो कह रहा है कि इसका जो है ऊंचाई 4 है, इसका कितना है? तो इसका हो गया 9। समझ में आ गया ना। बस अब क्वेश्चन को हम टेकल करते हैं। चलिए कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात कितना होता है? आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन कितना होता है? πr² होता है। बेलन पहला हम देख लो, इसे लिख रहा है बेलन पहला बटे बेलन दूसरा, ठीक है। तो ये होता है πr² × h, r1 h1 लिख देता है, ठीक है। πr2² × h2, पाई से पाई काट दीजिए क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब देखिए r1 कितना दिया गया? 3 दिया गया, तो इसका अनुपात कितना? इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। r2 कितना है दिया गया? 4। देखिए r1 का कितना? पहला का त्रिज्या 3 है, तो 3 × 9 का दूसरा का त्रिज्या कितना है? तो 4 है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए पहले की ऊंचाई का अनुपात कितना है? 4 है, तो इसमें खाली h1 पूछा गया, इसलिए स्क्वायर नहीं कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 9। अब क्या करना, देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 क्या था साथी? तो ये था आप क्या, ये क्या करना था? तो ऊपर जो है 9 था बटे 16 था, ठीक है ना। 9 बटे 16 हो गया। वो क्या हो गया उसके बाद? ऊंचाई इसका 4 हो गया पहले का, दूसरे का 9 हो गया, ठीक है ना। 9 से 9 कट गया,
4 चौका 16 हो गया। क्या हो जाएगा, वो 1:4 जो है उसका आयतन हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो नियमित बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात जो है 5:6 है तथा इसके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात जो है 24:25 है, तो इन दो जो है बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए कह रहा है कि आपको भुजा का अनुपात दिया गया, कोण का अनुपात दिया गया, अंतःकोण का, इस बात को ध्यान रखिए। तो एक फार्मूला होता है, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का मान कैसे निकाला जाता है, तो n-2 गुने 180 डिग्री बटे होता है आपका यन। अब कहिएगा सर यन क्या है, तो यन जो है आपका बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। जैसे हम पंचभुज लेंगे तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कैसे निकालेंगे, 5-2 मतलब 3 गुने 180 डिग्री अब बटे 3, ठीक है, इसे करेंगे। सॉरी 5 हो जाएगा, 3 गुने 180 डिग्री बटे 5 हो जाएगा। जैसे 6 भुज लेंगे तो 6-2 गुने 180 डिग्री मतलब 4 गुने 180 डिग्री बटे 6, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा। ये समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसका जो बताया क्यों, कह रहा है कि दो नियमित बहुभुज के भुजाओं का अनुपात 5:6 है तथा इनके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात इतना है। देखिए इस अनुपात को हम जो यक्स में मान लेते हैं, अनुपातिक राशि कितना है, 5x हो गया और ये 6x हो गया। एक बहुभुज का जो है 5x हो गया भुजा, दूसरे का 6x हो गया। अब देखिए इसको हम सेट करते हैं कैसे। इसको करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण के फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है n-2, तो यह हो गया भुजा की संख्या कितना है 5x पहले का -2 गुने 180 डिग्री, ठीक है ना। अब बट्टे कितना हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, भुजा कितना पहले का 5x, इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा, दूसरे का कितना होगा 6x, भुजा है -2, ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये भुजा की जगह पे खाली n की जगह पे हम भुजा लिखे हैं, गुने 180 डिग्री बट्टे हो जाएगा आपका 6x, और इसका अनुपात कितना दिया गया है, तो ये मैं आपको थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपको समझ में। इसका अनुपात कितना दिया गया 24:25, 24/25। अब इसको सॉल्व करके आप x का मान निकाल लीजिएगा। सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिएगा। x का मान जब आप निकालिएगा तो x का मान कितना आ जाता है 2। x का मान 2 निकलने का मतलब है कि एक जो पहला नियमित बहुभुज है वो 5x है, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुने x मतलब 5 गुने 2 बराबर 10 हो जाएगा, उसके भुजा की संख्या। दूसरा हो जाएगा 6x मतलब 6 गुने 2 मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, पहला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x-1/x जो है 3 है, तो x³ + 1/x³ का मान बताइए, ठीक है। तो देखिए इसका जो है फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो x-1/x बराबर 3 दिया है, तो हमको पूछ क्या रहा है x³ + 1/x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले x + 1/x निकालना है। काहे निकालना है, तो उसका भी कारण बताऊँगा। ताकि हमको जो x³ + 1/x³ का वैल्यू निकालना है, उसमें जो है x + 1/x यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1/x जो हो जाएगा, इसका स्क्वायर हम लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर प्लस आपको क्या लिखेंगे, प्लस में हो जाएगा आपका 4 गुने x गुने 1/x। जिनको ये प्लस बी का स्क्वायर सही समझ में आता होगा उनको पता होगा। देखिए इसको जब अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा कि x² + b² - 2ab कीजिएगा, तो 2ab में क्या होता है x गुने 1/x कट के हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो यहाँ ही -2 है, ये हो जाएगा आपका ये x 1/x कट के हो जाएगा, तो यहाँ -2 + 4 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, जो कि x + 1/x के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए तो इसमें क्या करना है, x - 1/x का वैल्यू कितना है आपको पता होना चाहिए, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस x में x से 1/x कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x + 1/x का स्क्वायर कितना हो गया 13, कितना हो गया x + 1/x का स्क्वायर कितना हो गया, तो 13 हो गया। इसका स्क्वायर कितना भी निकाला है, तो 13 निकाला है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x + 1/x, तो इधर पावर 2 हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो √13 आ जाएगा सर, ठीक है ना। x + 1/x कितना हो गया √13। चलिए अब कह रहा है कि x³ + 1/x³ का मान निकालिए, तो हमको पता है कि ठीक है ना कि क्या होता है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो हम x + 1/x का होल क्यूब निकालते हैं, ठीक है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये q + b³ + 3 क्या होता है बोलिए ab हो जाता है, क्या होता है 3 क्या होता है आपका बताइए ना, ab हो जाता है, ठीक है ना।
एक्स इंटू 1/x इंटू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ठीक है ना, एक्स प्लस 1/x। अब बस फार्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। तो आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, कुछ नहीं है, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू हम आपको बता ही चुके। तो आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा 13, क्या निकल के आएगा बताइए साथी, तो ये हो जाएगा आपका 10√13 हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर जो है ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, तभी क्वेश्चन को बता पाइएगा। और आयतन भी पता होना चाहिए आपको। आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है बेलन का क्या होता है, तो πr² होता है, जो कि कितना दिया गया 392 पाई दिया गया है। आपको क्या पता 8 सेंटीमीटर ठोस ऊंचे, ऊंचे मतलब जो एच दिया गया है, तो आपको क्या निकालना, त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें जो है आपको पाई से पाई काट दीजिए, ठीक है। r² बराबर कितना हो जाएगा 392, और ये जो यच होगा इधर गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो भाग में यच यहाँ आ गया, तो यच का कितना वैल्यू आपको पता ही 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 8 8 क्या हो गया 8 चौका 32, हो गया 7 2 8 9 72, 49 मरते में कट गया। r² बराबर कितना होगा 49, इसका मतलब r बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। चलिए r क्या निकल गया आपका, त्रिज्या जो निकल गया है बेलन का 7 सेंटीमीटर निकल गया है। तो कह रहा है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr × h होता है, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू पाई में आंसर दे दिएगा, तो उसको चेंज नहीं करना है। आर कितना निकाले हैं 7, और एच कितना है तो 8 है, तो हो जाएगा 8 7 56 दूना 112, 112 पाई जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14, और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक बहुत आप लोगों का कम रहता है, लाइक कीजिए और दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। चलिए साथी तो लेते हैं विदा, जय हिंद जय भारत।